गुड मॉर्निंग। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास में लिखने वाला काम हर किस नहीं होगा। मेरी क्लास में लिखने वाला काम हर किस नहीं होगा। अरे मॉड्यूल में लिखा हुआ है ना सारा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो है, उसको लिखकर क्या करेंगे, समय आ गया यहाँ लिखने का। मुझे समझने की कोशिश करें, और मुझे अगर ऐसा लगेगा ना बच्चों कि कोई चीज मुझे आपको लिखवानी है तो मैं आपको समय दे दूंगा ना। मैंने जैसे बोर्ड पर लिखा, बच्चे लिखने लग गए। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। हमें माँ तक जाना है। माँ का मतलब याद है ना आपको, मिशन एम्स, दिल्ली जाना है जी। और वहां जाना इतना आसान तो नहीं होगा। वैसे आसान तो बहुत है। मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको पता लगाऊंगा कि कैसे वहां पहुंचा जाता है। पर थोड़ा मन को शांत रखें ना। 10 सेकंड एक्सट्रीम साइलेंस, फिर हम शुरू करेंगे इवोल्यूशन। देख तो लूं, पहचान तो लूं कौन दिल्ली जाएगा। हम पहचान लेते हैं, टैलेंट है हमारा। दिल्ली क्या कॉलेज कौन जाएगा हमें पता चल जाता है, शक्ल बताती है। एनसीईआरटी पेज नंबर 110 पर 12th क्लास के एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। एक चैप्टर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिसका नाम है इवोल्यूशन। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप नाराज हैं क्या? तो थोड़ा अलर्ट होकर क्यों नहीं बैठ जाते आप? कोशिश करेंगे 11:40 पर क्लास को छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएं। जब तक लिखने के लिए नहीं कहा जाए नहीं लिखना है। बस सुनेंगे, समझेंगे। मैं आपको बता दूंगा ना कि कहाँ लिखा हुआ है, तो मॉड्यूल में उसको चेक करते जाएंगे। और हाँ, आपके मॉड्यूल में जो भी नीले रंग से लिखा हुआ है इसका मतलब वो एनसीईआरटी का है। तो हम क्लास के अंदर मॉड्यूल की सीक्वेंस फॉलो करेंगे, पर विश्वास रखिएगा एनसीईआरटी का एक एक शब्द जो है एमजे सर की जुबान से निकलेगा। थोड़ा मन को शांत करते हैं, शुरू करते हैं 12th क्लास की बायोलॉजी के एनसीईआरटी का एक सबसे दिलचस्प टॉपिक, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, शन शन शन, खैर कोई बात नहीं, शुरू करते हैं इवोल्यूशन। एनसीईआरटी पेज नंबर 110 पर ये टॉपिक शुरू होता है। आज बस कुछ प्यार भरी बातें, धीरे धीरे हम रफ्तार पकड़ेंगे, सुने। एनसीईआरटी पेज नंबर 110 पर ये टॉपिक शुरू होता है। अब एनसीईआरटी पेज नंबर 110 पर उसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें टोटल 10 लाइनें हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पेज नंबर 110 पर ये चैप्टर शुरू होता है। उसके पहले पैराग्राफ में टोटल 10 लाइनें हैं। उन 10 लाइनों के शुरुआत के दो जो अल्फाज हैं वो हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। आप चेक कर सकते हो, अगर आप मॉडल चेक कर रहे हैं, राइट साइड वाला पेज है, पेज नंबर 169। पेज नंबर 169 पर ऊपर ऊपर दो शब्द लिखे हुए हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब लिखा हुआ है तो लिखेंगे क्यों? वहां लिखा हुआ है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, तो नोटबुक में थोड़ा लिखेंगे। जो लिखना है यहां लिखेंगे। थोड़ा मन को शांत करें, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, यकीन रहे कि वहां पर लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा जी इवोल्यूशन। चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन, पर एनसीईआरटी के पैराग्राफ में जो शुरुआत के दो शब्द हैं वो हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इवोल्यूशन समझे उससे पहले मैं आपको समझाता हूं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। चाहो तो पढ़कर देखो, वहां लिखा हुआ है इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लिखा हुआ ना बेटा, अब नजरें सामने, यकीन हो जाए लिखा हुआ है। थोड़ा मन को शांत रखें, आज बस कुछ प्यार भरी बातें। एनसीईआरटी की शुरुआत के दो शब्द हैं बेटा जी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो पहले समझें बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। आज बस कुछ प्यार भरी बातें सुने। बायोलॉजी जो शब्द है ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। आम भाषा में कहते हैं बायो प्लस लोजी। लोजी का मतलब होता है टू स्टडी। कोशिश करें यहां लिखें, मुझे जानने की कोशिश करें, एक्सट्रीम साइलेंस। जो बायोलॉजी शब्द है आम भाषा में अगर बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। आज बस कुछ प्यार भरी बातें। जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। लाइफ से मेरा मतलब है लाइफ फॉर्म्स। समझें, लाइफ फॉर्म्स, जीवन के अलग अलग रूप आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो फ्लोरा हो सकते हैं चाहे वो फोना हो सकते हैं। एक एक शब्द मेरी जबान से निकलेगा, सुने। फ्लोरा का मतलब होता है मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, फोना का मतलब मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। वहां शुरुआत में जो है आप देख सकते हैं, वहां शुरुआत की 2-3 लाइनों में आपको शब्द लिखे हुए मिल जाएंगे, फ्लोरा एंड फोना। मिल गया क्या बच्चों? अब नजरें सामने होनी चाहिए, समझें। तो बायोलॉजी शब्द का मतलब समझ में आ गया, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, चाहे वो फ्लोरा हो वो भी जीवन का एक रूप है, चाहे वो फोना हो वो भी जीवन का एक रूप है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों जीवन के रूप है। तो जीवन का कोई सा भी रूप क्यों ना हो उसकी स्टडी को कहा जाता है बायोलॉजी। तो एक वर्ड तो समझ में आ गया, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। पर आगे एक शब्द लिखा हुआ है बेटा जी इवोल्यूशनरी, नॉट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक अलग चीज है, यहां लिखा हुआ है इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी शब्द का मतलब होता है हिस्ट्री। इवोल्यूशन का मतलब होता है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास।
इवोल्यूशन नहीं कह रहा हूं, इवोल्यूशनरी कह रहा हूं, एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करें। तो इवोल्यूशनरी शब्द का मतलब होता है बेटा हिस्ट्री, तो नाम से पता चल रहा है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। आप जाग रहे ना बेटा, समझो। तो एनसीईआरटी ने ये डेफिनेशन लिखी है, एनसीईआरटी ने लिखा है व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं उनका जो इतिहास रहा है उस इतिहास को पढ़ना वही कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब समझें आखिर उनका इतिहास कहता क्या है। जीवन के जितने भी रूप हैं, चाहे वो फ्लोरा हो सकता है चाहे वो फोना हो सकता है, उनका जो इतिहास है वो क्या कहता है कि जब से धरती बनी है लाखों सालों में, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। मैं आपको समझा दूं, इस चैप्टर के अंदर मैं कई बार यूज करूंगा मिलियन ईयर्स अगो, मैं कई बार शब्द यूज करूंगा बिलियन ईयर्स अगो। अरे आपने सुना होगा मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, आपने सुना ना बेटे, ये समझना है ना। मिलियन ईयर्स अगो के लिए मैं MYA लिख दूंगा, बिलियन ईयर्स अगो के लिए मैं BYA लिख दूंगा। आज बस कुछ प्यारी भरी बातें समझें। व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, द स्टडी ऑफ, आराम से पढ़ेंगे, कोशिश करें क्लास में याद हो जाए, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी जीवन के जितने भी रूप हैं उनका जो इतिहास है उस इतिहास को पढ़ना कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब आखिर उनका इतिहास कहता क्या है, उनका इतिहास यही तो कहता है कि जब से धरती बनी है मिलियंस ऑफ ईयर्स में, लाखों करोड़ों सालों में जीवन के जितने भी रूप हैं समय में उनके साथ साथ कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। अरे आज जो आपको इंसान देखने को मिलता है, इंसान हमेशा से ऐसा थोड़ी ना था। हम इस चैप्टर को 4 सब चैप्टर में डिवाइड करेंगे, उसका लास्ट का सब चैप्टर होगा ह्यूमन इवोल्यूशन। और आपको पता होगा ह्यूमन हमेशा से ऐसा थोड़ी ना है, कभी ह्यूमन ऐसा हुआ करता था, कभी ऐसा हुआ करता था, कभी ऐसा हुआ करता था, यानी कंफर्म है कि ह्यूमन में समय के साथ साथ कुछ ना कुछ बदलाव तो हुए हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी जब से धरती बनी है, मैं फिर दोहराता हूं, मैं पढ़ाऊंगा ज्यादा नहीं, मैं समझाऊंगा ज्यादा, आप साथ देंगे ना मेरा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज बस कुछ प्यार भरी बातें हैं, थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएं। आपके जीवन में MJ सर आ चुके हैं, आई प्रूव इट। थोड़ा अजीब लगूंगा ना, इतना हो नहीं, सुनते जाए ना। वापस बोलता हूं, व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स का मतलब है फ्लोरा एंड फोना, यानी प्लांट्स एंड एनिमल, यानी इस धरती पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल है उनके इतिहास को पढ़ना वो कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और उनका इतिहास क्या कहता है, उनका इतिहास ये कहता है कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इस धरती पर उनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं, उनमें चेंजेस हुए हैं। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। पर उनकी हिस्ट्री क्या कहती है कि समय के साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ चेंज हुए हैं। तो हमने मॉड्यूल में थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया है, हमने ऐसा लिख दिया है, इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ चेंज ऑफ लाइफ फॉर्म। पढ़ो पहली लाइन, देखो वहां लिखा हुआ है, इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ओके, हिस्ट्री लिखा हुआ है, बढ़िया बात है, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। आप जाग रहे ना बच्चों, अरे आप जाग रहे ना, सुने। एनसीईआरटी के पहले 2 शब्द हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। वापस से बोलता हूं, व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं, चाहे वो फ्लोरा हो सकते हैं चाहे वो फोना हो सकते हैं, उनके इतिहास को पढ़ना कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और उनका इतिहास क्या कहता है कि जब से धरती बनी है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों सालों में उन जीवन के जितने भी रूप हैं समय के साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। तो उन लाइफ फॉर्म्स में जितने भी बदलाव हुए हैं उन बदलाव का जो इतिहास है, उस इतिहास का जो स्टडी है वो कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। उम्मीद करता हूं ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। पर समझे चैप्टर का नाम क्या है बेटा जी, इवोल्यूशन। तो सवाल ये है आखिर इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो समझ में आ गया, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कोशिश करें क्लास में याद हो जाए। समझे, जब से धरती बनी है मिलियंस ऑफ ईयर्स में जीवन के जितने भी रूप हैं, चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फोना है चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, समय के साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए हैं। उन चेंजेस का जो इतिहास रहा है उसी इतिहास को पढ़ना क्या कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। पर चैप्टर का नाम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी नहीं है, चैप्टर का नाम तो इवोल्यूशन है। तो सवाल अभी भी यही है कि आखिर इवोल्यूशन क्या है। तो ये समझते हैं व्हाट इज इवोल्यूशन। मैं आपको ये थोड़ी ना बताऊंगा कि इवोल्यूशन शब्द जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। आप चेक कर सकते हो, वहां पर 3 बिंदु हैं, चेक करो ना, वहां पर 3 बिंदु है, उसमें पहले बिंदु में कहीं ना कहीं आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। इसमें क्या समझाऊंगा मैं आपको, ये थोड़ी ना बताऊंगा कि इवोल्यूशन शब्द जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। अरे बता तो दिया। मैं आपको अगली लाइन में एक और चीज लिखी हुई है कि जो इवोल्यूशन है इसको डार्विन का एक कंसेप्ट है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, उसकी मदद से समझा जा सकता है। तो आइए समझते हैं इवोल्यूशन का मतलब क्या है। समझना, मेरी परिभाषा समझें, ये मॉड्यूल में नहीं है, समझने की कोशिश करना। व्हाट इज इवोल्यूशन, आप जाग रहे हैं बेटा, कोशिश करेंगे 11:40 पर क्लास को छोड़ दिया जाए, थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएं। गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी की शुरुआत के 2 शब्द बेटा जी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी।
इसका मतलब समझ में आ गया, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी जीवन के जितने भी रूप हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, समय के साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं, उन बदलाव का जो इतिहास रहा है उसी इतिहास को पढ़ना कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। पर चैप्टर का नाम तो इवोल्यूशन, तो आइए समझते हैं इवोल्यूशन शब्द का मतलब क्या है। ये मैंने आपको बता दिया, इवोल्यूशन शब्द जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने कॉइन किया था। पर समझते हैं इवोल्यूशन की परिभाषा क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक परिभाषा लिखी, समझने की कोशिश करना, व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है, समझो इवोल्यूशन का मतलब होता है टू अनफोल्ड, किसी को फोल्ड नहीं करना, किसी को अनफोल्ड करना, किसी को रोल नहीं करना, किसी को अनरोल करना। ये मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करें व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है टू अनफोल्ड, अनरोल और रिवील द हिडन पोटेंशियलिटी। अभी समझा दूंगा। इवोल्यूशन का मतलब होता है इट इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। चलिए मैं आपको एग्जांपल की मदद समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, आप जाग रहे हैं बेटा, केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, बायोलॉजी क्लास है, पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे चैप्टर का नाम है बेटा जी इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन की परिभाषा तो समझो, बाकी मॉडल का शब्द तो मैं आपको समझा ही दूंगा ना, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, पर परिभाषा समझो। एक एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने इसको हीट किया, ये सिंबल आपको समझ में आता होगा, मैंने इसको हीट किया है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने गर्म किया, हीट किया, हमें यहाँ पर दो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों के बनने की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर छुपी हुई थी? अरे इनके बनने की जो इन्फॉर्मेशन है बेटा वो इसके अंदर छुपी हुई थी। तो इस हीट ने क्या किया है, बस उस छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को रिवील किया है, उसको उजागर किया है ताकि इनका जन्म हो सके। तो जो काम यहाँ पर हीट ने किया है वही काम हमारे केस में कौन करता है, इवोल्यूशन करता है। यानी समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि हर एक नए ऑर्गेनिज्म के बनने की इन्फॉर्मेशन, हर एक नए ऑर्गेनिज्म के बनने की जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे पहले वाले के अंदर छुपी होती है। तो इवोल्यूशन का मकसद होता है बस उस छुपी हुई जानकारी को रिवील करना, उसको उजागर करना ताकि नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो सके, उसका ओरिजिन हो सके। अरे समझो बेटा, हर एक नए ऑर्गेनिज्म के बनने की जो क्षमता होती है, हर एक नए ऑर्गेनिज्म के बनने की जो पोटेंशियल होता है, हर एक नए ऑर्गेनिज्म के बनने का जो पोटेंशियल होता है, जो क्षमता होती है, वो उससे पहले वाले के अंदर हिडन होती है, छुपी होती है। तो इवोल्यूशन का मकसद होता है बस उस छुपी हुई क्षमता को रिवील करना, उसको उजागर करना ताकि एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो सके। आप जाग रहे ना बेटा? चैप्टर का नाम तो समझने की कोशिश कर, हमें दिल्ली जाना है। आप जाग रहे ना बेटा? तो थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएं। आज बस कुछ प्यार भरी बातें, धीरे धीरे हम रफ्तार पकड़ेंगे, सुनते जाएं। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो समझ में आ गया। हम चैप्टर का नाम समझ रहे हैं अभी, इवोल्यूशन है ना, 11:40 पर छोड़ दूंगा। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, टू अनफोल्ड और रिवील द हिडन पोटेंशियलिटी। मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, हर एक नए ऑर्गेनिज्म के बनने की जो इंफॉर्मेशन है, जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उससे पहले वाले के अंदर छुपा हुआ है, हिडन है। अगर इसको गर्म नहीं करते तो शायद ये कभी भी आपके सामने उत्पन्न नहीं होते। तो जो काम यहाँ पर हीट ने किया है वही काम हमारे केस में कौन करता है, इवोल्यूशन करता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कि हर एक नए ऑर्गेनिज्म के बनने की जो क्षमता होती है, जो पोटेंशियल होता है, वो उससे पहले वाले के अंदर छुपा होता है। तो इवोल्यूशन का मकसद है बस उस छुपी क्षमता को रिवील करना, उसको उजागर करना ताकि नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो सके। इसी को कहा जाता है इवोल्यूशन। जरा मुझे सोच कर बताओ, जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया होगा, क्या ये पहले स्टेप में इनमें कन्वर्ट हो गया होगा? अरे नहीं बेटे, तो एंड प्रोडक्ट है। बाकी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो हमें नजर थोड़ा ना आ रहे होंगे। अरे आपने कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म किया होगा, पहले कुछ और बना होगा, फिर उसके बाद कुछ और बना होगा, फिर उसके बाद कुछ और बना होगा, और लास्ट में जाकर जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जन्म हुआ होगा। तो आपने देखा इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन का मतलब है इट इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर, यानी पहला वाला किसी में बदलता है, फिर ये वाला किसी में बदलता है, ये वाला किसी में बदलता है, और एंड में इतना बदल जाता है कि एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो जाती है। व्हाट इज इवोल्यूशन? टू अनफोल्ड और टू रिवील द हिडन पोटेंशियलिटी। यानी कुल मिलाकर अगर कहूं तो व्हाट इज इवोल्यूशन, हर नए ऑर्गेनिज्म के बनने की जो इंफॉर्मेशन है वो उससे पहले वाले के अंदर छुपी होती है। इवोल्यूशन का मकसद होता है बस उस छुपी हुई जानकारी को रिवील करना ताकि नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो सके। तो क्या मैं कह सकता हूं पहले वाले में कुछ बदलाव होते हैं तब जाकर नया वाला अवतार लेता है? अरे पहले वाले में कुछ बदलाव होते हैं तब जाकर नया वाला अवतार लेता है। तो इसी इवोल्यूशन को डार्विन का एक कंसेप्ट आता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, उसकी मदद से समझाया जा सकता है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। डिसेंट का मतलब होता है अवतार लेना। इसको कहा जाता है रूपांतरण के साथ अवतरण, यानी पहले किसी में मॉडिफिकेशन होता है तब जाकर कोई अवतार लेता है। नहीं आया क्या कुछ में बेटा? किसी में मॉडिफिकेशन होता है तब जाकर कोई अवतार लेता है। अरे इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तब जाकर इसने डिसेंट किया है, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। तभी तो आपके मॉड्यूल में दूसरे बिंदु में लिखा हुआ है कि इवोल्यूशन जो है इसको डार्विन के कंसेप्ट की मदद से समझा जा सकता है। और वो कंसेप्ट क्या होता है, दैट इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यानी जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म अवतार लेता है, डिसेंट होता है,
तो वो अपने से पहले वाले के मॉडिफिकेशन से तो अवतार लेता है। जैसे कि एंथ्यूज क्या है, ये मॉडिफाइड नर्चर ही तो है। अरे यार बेटा, नर्चर में कुछ मॉडिफिकेशन होता है तब जाकर एंथ्यूज अवतार लेता है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस क्या होगा, वो मॉडिफिकेशन ऑफ एंथ्यूज होगा। अरे आईफोन 16 क्या होता है, वो आईफोन 15 का मॉडिफाइड वर्जन ही तो होता है। आप समझ रहे हैं क्या? यही तो इवोल्यूशन है। यानी किसी में मॉडिफिकेशन होता है तब जाकर कोई डिसेंट करता है, यानी यहाँ पर रूपांतरण होता है तब जाकर यहाँ पर अवतरण होता है। यानी किसी में मॉडिफिकेशन होता है तब जाकर कोई अवतार लेता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इवोल्यूशन। यानी मॉडिफिकेशन होता है तब जाकर अवतार लिया जाता है, ये बदलता है तो एक नया ऑर्गेनिज्म अवतार लेता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है दैट इज इवोल्यूशन। तो आपके मोड में दूसरे बिंदु में ये वर्ड लिखा हो, आपको मिल जाएगा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी समझाया, मैंने आपको इवोल्यूशन शब्द समझाया, यानी व्हाट इज इवोल्यूशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, दैट्स इट। यानी किसी में मॉडिफिकेशन होता है तब जाकर कोई डिसेंट करता है, अवतार लेता है, और इसी को तो कहा जाता है दैट इज इवोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं इवोल्यूशन की परिभाषा समझ में आ गई। अब ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये चैप्टर है क्या। हमें तो चैप्टर पर फोकस करना है बेटा जी। तो समझते हैं आखिर इवोल्यूशन चैप्टर है क्या। तो समझे, इवोल्यूशन कुछ और नहीं है, बस एक कहानी है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दिस इज ए स्टोरी। देख तो सही तीसरा बिंदु, तीसरे बिंदु में लिखा हुआ है दिस इज द स्टोरी। तुम जाग रहे हो ना बेटा? एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे समय चाहिए, क्लास में बातचीत थोड़ा होगी। मैंने आपको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी समझाया, मैंने आपको इवोल्यूशन का मतलब समझाया है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, पर हमें तो ये चैप्टर पढ़ना है बेटा जी। तो आखिर ये चैप्टर क्या है? ये 9-10 लेक्चर जो हम समय खर्च करेंगे, चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का मतलब तो समझ में आ गया, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, पर आखिर ये चैप्टर क्या है? तो एनसीईआरटी कहती है इवोल्यूशन जो चैप्टर ये एक स्टोरी है। एनसीईआरटी की लाइन है दिस इज ए स्टोरी। इवोल्यूशन कुछ और नहीं है बेटा, बस एक कहानी है। ये एक खूबसूरत कहानी जो आप सुनेंगे एमजे सर की जुबानी। आप जाग रहे हो बेटा? और इस कहानी में दो चीजें होंगी, या तो आप खो जाएंगे या फिर आप सो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खो जाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। मुझे क्लास में कोई बच्चा सोता हुआ नजर थोड़ी ना आएगा। सोचा बता दूं, पहला लेक्चर है ना, हो सकता है परमानेंटली सो जाए। फिर मूड मूड की बात है। अरे फिर आप बाद में नहीं बोल सकते ना, समय सोई तो रही थी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया? सोचा पहला लेक्चर बता दूं, मैंने बता दिया आई एम फ्री नाउ। अब कोई अगर मुझे सोता हुआ दिख गया, मैं थप्पड़ मार दूंगा, वेरी इजी। कम से कम एमजे सर गिल्ट में तो नहीं है ना, मैंने आपको बता दिया। पहला लेक्चर है ना, मुझे जानने की कोशिश करें। आइए समझते हैं इवोल्यूशन चैप्टर क्या है। एनसीईआरटी कह तो रही है ना बेटा दिस इज ए स्टोरी, यानी इवोल्यूशन बस एक कहानी है, खूबसूरत कहानी एमजे सर की जुबानी। और ये कहानी जो बेटा 4 चीजों की है, कोशिश करते हैं उसमें से 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। वो आपको एनसीईआरटी का पैराग्राफ समझाता हूँ। इवोल्यूशन क्या है, ये बस एक कहानी है बेटा, कहानी के अंदाज में पढ़ेंगे। ये है कहानी, ये कहानी है 4 चीजों की। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कोशिश करेंगे आज बन जाए। ये कहानी है ब्रह्मांड में धरती के बनने की, द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की। आज जीवन कैसे बनता है हमें मालूम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और नया जीवन धरती पर बनता है। पर ये कहानी इस चीज की नहीं है, ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की। सुनो तो सही, एनसीईआरटी कहती है ना इवोल्यूशन क्या है, ये एक स्टोरी है ना बेटा जी। इवोल्यूशन बस एक कहानी है। ये कहानी बेटा 4 चीजों की। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, यूनिवर्स। ये कहानी है ब्रह्मांड में धरती के बनने की, अर्थ। ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की, फर्स्ट लाइफ। फिर ये कहानी है उसी एक जीवन से आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनने की। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है जीवन, बहुत प्यार से समझाऊंगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधताएं। मुझे तो क्या इस धरती पर जीवन है? अरे है ना, धरती पर जीवन है, पर जीवन के अलग अलग रूप है बेटा। यहाँ पर एनिमल्स है, यहाँ प्लांट्स है, यहाँ बैक्टीरिया है, यहाँ वायरस है, यहाँ फंगस है, यहाँ एल्गी है। तो जीवन तो है, पर जीवन के अलग अलग रूप होते हैं। यानी बायो तो है, पर बायो के अंदर डाइवर्सिटी है। अरे एनिमल भी पता नहीं कितने टाइप के होते हैं, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा। अरे समझो शेर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, गोभी भी अलग अलग टाइप की आती है। यानी समझो धरती पर जीवन तो है, बायो तो है, पर उस बायो के अंदर भी डाइवर्सिटी है। तो इवोल्यूशन क्या है? इट इज ए स्टोरी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दिस इज स्टोरी। तो ध्यान सुनिएगा, ये 4 चीजों की कहानी है। कोशिश करें खोने की, है ना। ये कहानी है बेटा 4 चीजों की। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, ये कहानी है ब्रह्मांड में धरती के बनने की, ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की, ये कहानी उस पहले जीवन से आज की ये कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी के बनने की। पर एनसीईआरटी के पैराग्राफ में एक शब्द लिखा हुआ है बैकग्राउंड। आप चेक करो ना तीसरा बिंदु, अब तीसरा बिंदु चेक करो, उसमें आपको कहीं ना कहीं एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा बैकग्राउंड। तो समझाता हूं मैंने आपको क्या कहा बेटा, ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, यूनिवर्स।
ये कहानी है ब्रह्मांड में धरती के बनने की। तो जब आप धरती को बनता हुआ देखोगे तो बैकग्राउंड में आपको क्या दिखेगा? यूनिवर्स दिखेगा। ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की। तो जब आप पहले जीवन को बनते हुए देखोगे, आपको बैकग्राउंड में जो है धरती दिखेगी, आपको बैकग्राउंड में जो है ब्रह्मांड दिखेगा। आप जाग रहे हैं क्या? इवोल्यूशन क्या है, चैप्टर का मतलब समझा रहा हूं। इवोल्यूशन बस एक कहानी है, खूबसूरत कहानी। ये कहानी है बेटा 4 चीजों की। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये कहानी है ब्रह्मांड में धरती के बनने की, द ऑरिजिन ऑफ अर्थ। ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की। ये कहानी उस पहले जीवन से बायोडाइवर्सिटी बनने की। और इस कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी का जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा है इंसान। अरे हमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होगा? ये कहानी है बेटा 4 चीजों की। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, ब्रह्मांड में धरती के बनने की, धरती पर पहले जीवन के बनने की, और पहले जीवन से आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनने की। और इस कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी का जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा है इंसान। अगर मैं आपको इंसान का इवोल्यूशन समझाऊं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप 11वीं कक्षा में एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर मैं आपको ह्यूमन का इवोल्यूशन समझाऊं, इवोल्यूशन मतलब डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी पहले वाले में बदलाव हुआ होगा तब जाकर हमने अवतार लिया होगा। अगर मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से, एनिमल किंगडम के हिसाब से समझाऊं, बेटा हम क्या हैं? हम हैं मैमल्स। थोड़ा आपको आइडिया होगा, मैमल्स बने होंगे रेप्टाइल से। अरे यार, अरे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, रेप्टाइल में कुछ बदलाव होता है तब जाकर मैमल्स अवतार लेते हैं। तो हम मैमल है ना बेटा। मैं आपको इवोल्यूशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो जाहिर बात है मैमल बने होंगे रेप्टाइल से, रेप्टाइल बने होंगे एम्फीबिया से, एम्फीबिया बने होंगे पाइसेस से, पाइसेस बने होंगे साइक्लोस्टोमेटा से, साइक्लोस्टोमेटा बना होगा सिफेलोकॉर्डेटा से, सिफेलोकॉर्डेटा बना होगा यूरोकॉर्डेटा से, यूरोकॉर्डेटा बना होगा हेमिकॉर्डेटा से। आप सो रहे हैं क्या? एनिमल किंगडम आप पढ़ चुके हैं, तो आपको रिवर्स ऑर्डर में सीक्वेंस समझ में आ रही होगी। हेमिकॉर्डेटा बना होगा इकाइनोडर्मेटा से, इकाइनोडर्मेटा बना होगा मोलस्का से, मोलस्का बना होगा आर्थ्रोपोडा से। आपको समझ में आ रहा है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन? समझो आर्थ्रोपोडा बना होगा एनलिडा से, एनलिडा बना होगा एस्केलमेंथिस से, एस्केलमेंथिस बना होगा प्लेटिहेलमिंथिस से, प्लेटिहेलमिंथिस बना होगा टीनोफोरा से, टीनोफोरा बना होगा निडेरिया से, निडेरिया बना होगा पोरीफेरा से, पोरीफेरा बना होगा प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ बने बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया बने नॉन लिविंग चीजों से, नॉन लिविंग चीजें बनी धरती में, धरती बनी ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड बना एक डेंस एंटिटी के थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। और डेंस एंटिटी कैसे बनी ये हमें मालूम नहीं है, तो हमें जहां से मालूम है हम वहीं से शुरू करेंगे। तो आज से लगभग 20 बिलियन वर्ष पूर्व, आज से लगभग 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक डेंस एंटिटी हुआ करती थी, एक सघन पुंज हुआ करता था, डेंस एंटिटी थी। और इस डेंस एंटिटी के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ा बिग विस्फोट हुआ है, बैंग हुआ है। यानी हमें यह मालूम है कि आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक डेंस एंटिटी हुआ करती होगी, एक डेंस एंटिटी थी, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। एनसीईआरटी ये भी कहती है उस धमाके की आप जो है फिजिकल वर्ल्ड में कल्पना तक नहीं कर सकते। एनसीईआरटी कहती है दैट सिंगल एक्सप्लोजन वाज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। अब जाग रहे हैं बेटा? एनसीईआरटी आप बाद में देख लेना, मैं आपको समझाता हूं। हमें कहां से पता है? हमें यही पता है कि आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक डेंस एंटिटी रही होगी, हमने नहीं देखी, हम अनुमान लगा रहे हैं कि आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक डेंस एंटिटी रही होगी। इसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा जिसकी हम फिजिकल वर्ल्ड में कल्पना तक नहीं कर सकते। और उस धमाके की वजह से ये जो डेंस एंटिटी है ये डस्ट पार्टिकल्स में, ये एटम्स में, ये गैशियस क्लाउड्स के अंदर बिखर गई होगी। और इसी के धमाके से, इस बिखराव से आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई होगी? यूनिवर्स की। तो आइए समझते हैं आखिर यूनिवर्स क्या है। हेडिंग लिखा हुआ है व्हाट इज यूनिवर्स। आप जाग रहे हैं बेटा? मैंने आपको सिर्फ 3 बिंदु पढ़ाए अभी, उन 3 बिंदु के नीचे अब हेडिंग लिखा हुआ है व्हाट इज यूनिवर्स क्वेश्चन मार्क। चाहो तो आगे पढ़ लो, लिखा हुआ है यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज कंटेंस, लिखा हुआ है ना बेटा। अब नजरें सामने, इवोल्यूशन क्या है? बस एक कहानी है ना। ये कहानी बेटा 4 चीजों की, ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की। तो आइए समझते हैं ब्रह्मांड कैसे बना होगा। 4 चीजें पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये कहानी बेटा जी ब्रह्मांड के बनने की, यानी द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब समझे यूनिवर्स होता क्या है वो बाद में समझाऊंगा, पर यूनिवर्स बना कैसे होगा उसको समझाने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है। उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। आप चेक कर सकते हो, कहीं ना कहीं नीचे नाम लिखा हुआ है बिग बैंग थ्योरी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एक जर्मन जो भी है, एक फिजिसिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्री। आपके मोड में नाम लिखा हुआ है जॉर्ज लेमेत्री साहब जो है, उन्होंने हमें बिग बैंग थ्योरी दी है। बस ध्यान रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी हमें क्या समझाने की कोशिश करेगी? द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये आपको याद होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो बिग बैंग थ्योरी है या हमें क्या समझाने की कोशिश करती है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि ब्रह्मांड कैसे बना, इसको समझाने के लिए कौन सी थ्योरी, तो आंसर जाएगा बिग बैंग थ्योरी। तो अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं बिग बैंग थ्योरी। बेटा इवोल्यूशन बस एक कहानी है ना,
ये कहानी है 4 चीजों की, ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की। तो आइए समझते हैं ब्रह्मांड कैसे बना होगा, और उसको समझाने के लिए आपके सामने एक थ्योरी पेश कर रहा हूं जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। तो जॉर्ज लेमेत्रे साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, जॉर्ज लेमेत्रे साहब क्या कह रहे हैं, एमजी सर की जुबानी सुने। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक डेंस एंटिटी रही होगी, इसमें एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा। ये डेंस एंटिटी डस्ट पार्टिकल्स में, हाइड्रोजन हीलियम के एटम्स में और गैसियस क्लाउड्स में बिखर गई होगी, और इसी के बिखरने से किसका निर्माण हुआ होगा? यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा। पर वो साफ कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है। अरे समझो वो क्या कह रहे हैं कि आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व, मुझे तो क्या 20 बिलियन वर्ष पूर्व इंसान थे क्या? अरे नहीं थे बेटा, 20 बिलियन वर्ष पूर्व की बात चल रही है, उस समय इंसान नहीं थे। तो जॉर्ज लेमेत्रे साहब थोड़ी ना होंगे, तभी तो उन्होंने क्या कहा है कि मुझे ऐसा लगता है। तभी तो एनसीईआरटी कहती है द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आप चेक कर सकते हो, जहां हेडिंग लिखा हुआ है बिग बैंग थ्योरी, उसके पहले बिंदु में आपको वर्ड मिलेगा अटेम्प्ट्स। मिला क्या बेटा? एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां कहीं ना आपको वर्ड लिखा हुआ मिलेगा अटेम्प्ट्स, यानी बिग बैंग थ्योरी बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व यूनिवर्स बना कैसे होगा। अरे बनते हमने देखा थोड़ी ना है, उस समय जॉर्ज लेमेत्रे साहब नहीं थे बेटा, उस समय तो इंसान ही नहीं थे, और जॉर्ज लेमेत्रे साहब इंसान हैं, तभी तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है। आई एम जस्ट मेकिंग एन अटेम्प्ट, एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिग बैंग थ्योरी इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो मैं आपके सामने पेश करता हूं बिग बैंग थ्योरी, खोने की कोशिश करें ना कि सोने की। तो जॉर्ज लेमेत्रे साहब क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक डेंस एंटिटी रही होगी, इसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा जिसके हम फिजिकल टर्म्स में कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको कल्पना करवाने की कोशिश करूंगा, पर आप कल्पना करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है ना कि दैट धमाका वाज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। बस ध्यान रखिएगा कि आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक डेंस एंटिटी रही होगी। आई एम जस्ट मेकिंग एन अटेम्प्ट, और उस डेंस एंटिटी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा। उस बड़े धमाके को कहा जाता है बिग बैंग, और उसके धमाके की वजह से ये डेंस एंटिटी डस्ट पार्टिकल्स, एटम्स और गैसियस क्लाउड्स में बिखर गई होगी, और इसी के बिखरने से किसका निर्माण हुआ होगा? यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा। तो इवोल्यूशन क्या है? बस एक कहानी है, ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मांड कब बना है, तो आंसर है 20 बिलियन वर्ष पूर्व। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्रह्मांड बना है उसको समझाने के लिए कौन सी थ्योरी है, तो आंसर जाएगा बिग बैंग थ्योरी। अब समझो ये थ्योरी क्या कहती है बेटा, ये थ्योरी क्या कहती है कि आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक डेंस एंटिटी रही होगी, उसमें विस्फोट हुआ होगा और ब्रह्मांड बना होगा। पता चला, मैं आपको पूरी थ्योरी समझा दूं, मैं अभी आपको पूरी थ्योरी समझा दूं, और कोई कान में आके चुपके से ये कह दे कि भाई साहब आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व डेंस एंटिटी थी, उसमें धमाका था, ऐसा आप कह रहे हो, क्या आपने उसको देखा? तो आंसर क्या होगा? नहीं देखा। अरे बाद में मान लो कोई हमको चुपके से अगर ये कह दे कि भाई साहब 20 बिलियन वर्ष पूर्व डेंस एंटिटी थी ही नहीं। अरे इस थ्योरी की शुरुआत किससे होती है कि उस डेंस एंटिटी में धमाका हुआ। मैं आपको पूरी थ्योरी समझा दूं, और कोई बाद में आके चुपके से ये कह दे कि भाई साहब कोई डेंस एंटिटी थी ही नहीं, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि डेंस एंटिटी थी पूरे हिंदुस्तान में, एमजी सर बताते हैं। अब जाग रहे ना बेटा जी? पहले मैं आपको ये तो समझा दूं कि डेंस एंटिटी थी या नहीं थी, तो मैं प्रूफ करता हूं आपके सामने कि डेंस एंटिटी रही होगी। समझाता हूं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में। एक जनाब आए थे मिस्टर एडविन हबल, हमें दिल्ली जाना है बेटा, तो उसके लिए समझना पड़ेगा, इट्स नॉट इजी है ना, बाकी इजी तो बहुत है। सुने, एक जनाब आए थे एडविन हबल, मैं बायो पढ़ा रहा हूँ ना, उन्होंने एक लॉ दिया था हबल्स लॉ। हबल्स लॉ ये कहता है द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। हबल लॉ कहता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, उन्होंने ऐसा कह दिया। पर इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो दिया था डॉपलर साहब ने। अपना नाम सुना, डॉपलर सुना होगा। डॉपलर साहब ने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, और उसको समझाने के लिए उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने ये कहा, मान लेते हैं दूर कहीं आप किसी सितारे को देख रहे हैं, मान लेते दूर कहीं आप किसी सितारे को देख रहे हैं, मान लेते ये धरती है, धरती पर, मुझे बताओ हम धरती पर हैं या धरती में हैं? धरती पर हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। हम जो है अर्थ के सरफेस पे, मानो आप अपनी आंखें जमा कर यहाँ बैठे हो और दूर कहीं आसमान में आप किसी सितारे को देख रहे हो। जब बात आ रही है सितारे की, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो सितारों के लिए वर्ड यूज होता है स्टेला। स्टेला का मतलब होता है सितारे, कॉन्स्टेलेशन। तो सितारों से जो हमारी दूरी होती है उन्हें कहा जाता है स्टेलर डिस्टेंस। क्या कहते हैं उन्हें? स्टेलर डिस्टेंस कहा जाता है। एनसीईआरटी का वर्ड है, पहले सुन ले बच्चों। मैं आपको पहले ये तो प्रूव कर दूं क्या वाकई में डेंस एंटिटी थी या नहीं, तो वो मैं आपको प्रूव कर रहा हूं। हबल साहब ने क्या कहा? द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग।
उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है डॉपलर ने। तो डॉपलर साहब क्या कहते हैं कि मान लो आज धरती पर आप दूर आसमान में किसी सितारे को देखते हो, समझने कुछ, जब बात आ रही है सितारे की तो पहले पहले मैं आपको एनसीईआरटी समझाता हूं। जो सितारों से हमारी दूरियां होती है उन्हें कहा जाता है स्टेलर डिस्टेंस, और सितारे हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट आती है जिसको लाइट ईयर्स कहा जाता है। समझो हम सितारों से जो दूरियां होती है इसको एक यूनिट में मेजर करते हैं जिसको लाइट ईयर कहा जाता है। तो समझे कोई भी चीज हमें दिखती कैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस गुड़िया का चेहरा मुझे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, विजिबल वेवलेंथ की लाइट, 11वीं कक्षा पढ़ चुके हो, विजिबल वेवलेंथ की लाइट इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो मेरी आंखों में आएगी, तो वहां से लाइट चलेगी, जैसे मेरी आंखों में रेटिना पर पहुंचेगी इमेज का फॉर्मेशन होगा, ब्रेन में एनालिसिस होगा और वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे जाएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कब दिखता है, जब वहां से चलने वाली लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो एनसीईआरटी बहुत खूबसूरत बात लिखती है, जब किसी साफ अंधेरी रात में, एनसीईआरटी के शब्द है क्लियर नाइट स्काई, मैं टाइम पास नहीं करता हूं, जो शब्द निकलते हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी साफ कहती है जब किसी खाली अंधेरी रात में आप किसी सितारे को देखते हो ना, तो एक्चुअली में आप उसके पास्ट में ताक झांक कर रहे हो। एनसीईआरटी की लाइन है, जब आप किसी सितारे को देखते हो यू आर अपेरेंटली पीपिंग इनटू द पास्ट। आप ढूंढो वहां कहीं ना कहीं आपको लाइन मिलेगी, ढूंढो कहीं ना कहीं तो लाइन होगी ना, कहीं ना कहीं तो है। देखो ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है व्हाट इज यूनिवर्स, अरे वही वाला पेज चल रहा है, उस व्हाट इज यूनिवर्स में आप देखो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है व्हेन वी सी स्टार्स वी अपेरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। यानी एनसीईआरटी ये कहती है कि जब किसी खाली अंधेरी रात में आप किसी सितारे को देखते हैं ना, तो आप उस सितारे को प्रेजेंट को नहीं देख रहे हो, आप उस सितारे के पास्ट को देखते हो। मैं आपको समझाता हूं, मुझे तो अभी ये गुड़िया यहाँ बैठी है, ये इसका प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर है, प्रेजेंट है, इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए ना, ये इसका प्रेजेंट है। समझो अभी जब मैं इसको देखूंगा ना तो मैं इसको प्रेजेंट में ही देख लूंगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इमीडिएट सराउंडिंग में देखते हो, और ये मेरी इमीडिएट सराउंडिंग में है, डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो जब आप इमीडिएट सराउंडिंग में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आप उसको उसके प्रेजेंट में देखते हो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। अरे वहां से लाइट चलेगी, ये अपने फ्यूचर में जा पाती उससे पहले ही वो लाइट मेरी आंखों में पहुंच जाएगी, तो मैं इसको इसके प्रेजेंट में बैठे बैठे ही देख लूंगा। आपको समझ में आ रहेगा? पर सितारे हमसे बहुत दूर हैं। जब आप किसी सितारे को देखते हो तो आप उसके प्रेजेंट को नहीं देखते हो, आप उसके पास्ट को देखते हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझो मान लो ये रहा सितारा, मान लेते हैं सितारा अभी अपने प्रेजेंट में है, अरे सितारा है मान लेते अपने प्रेजेंट में है, इधर कहीं इसका पास्ट होगा, इधर इसका कहीं फ्यूचर होगा। पहले तो मुझे इतना बताओ सितारों से जो हमारी दूरी है पास है कि बहुत कम, ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। मैं आपको चलो मीटर में समझाता हूँ। ऑन एन एवरेज एक सितारे से जो हमारी डिस्टेंस होती है वो है 10⁻20 मीटर्स। अरे यहाँ तो बहुत कम था, पर सितारे से हमारी दूरियां बहुत ज्यादा है। अब समझो मान लो सितारा जो है वो प्रेजेंट में, मैं आपको एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेटा जागो तो सही। मान लो सितारा दूर है, वो तो ये हमें दिखेगा कब? जब वहां से लाइट जो चलेगी वो वहां से चलकर हमारी आंखों में पहुंचेगी तब दिखेगा। पर वहां से लाइट मान लो चलना शुरू हुई, उसको यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो चुका है 10⁻20 मीटर। मैं आपको बाय समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वहां से जो लाइट चलेगी उसको यहां आने में समय लगेगा 3.3 × 10⁻11 सेकेंड। यानी मान लो दूर कहीं कोई सितारा है, वहां से लाइट ने चलना शुरू किया, जागने की कोशिश करें तो वहां, अरे हमें तो तब दिखेगा जब वो लाइट वहां से यहाँ पहुंचेगी। पर वो लाइट वहां से यहाँ कब पहुंचेगी? 10⁻11 सेकंड में। और जो एक साल होता है ना हमारा 365 दिन का 1 ईयर, उस 1 ईयर में होते हैं 10⁻7 सेकंड। मतलब एक साल में होते हैं 10⁻7 सेकंड, और वहां से लाइट यहाँ पहुंचेगी 10⁻11 सेकंड। यानी लाइट को पहुंचने में लगभग 10,000 साल लगेंगे। तुम जाग रहे हो ना बेटा? और समझो 10,000 साल वो सितारा आपके लिए बैठा थोड़ी ना रहेगा। अरे ये तो बिल्कुल पास है, डिस्टेंस बहुत कम है। तो लाइट यहां से चली, ये अपने फ्यूचर में जाती उससे पहले तो लाइट आंखों तक पहुंच गई, मैंने इसको इसके प्रेजेंट में देख लिया। पर वहां से लाइट ने चलना शुरू किया, समझने की कोशिश करें, वहां से लाइट ने चलना शुरू किया है। मुझे कब दिखेगी? जब 10,000 साल के बाद वो लाइट यहाँ पहुंचेगी। तो मुझे तो तब दिखेगा जब 10,000 साल बीतेंगे। पर 10,000 साल तक वो सितारा यहाँ थोड़ी ना बैठा रहेगा, वो अपने फ्यूचर में जा चुका होगा। तो जो आपको दिखेगा वो उसका पास्ट बन चुका होगा। तभी तो एनसीईआरटी कहती है जब हम दूर किसी सितारे को देखते हैं वी आर अपेरेंटली पीपिंग इनटू द पास्ट। ये लाइन आपको समझ में आ रही है क्या? मैं तो आपको क्या समझा रहा था कि डेंसिटी थी या नहीं थी, तो मैं आपको डेंसिटी थी वो समझा रहा हूं। हबल साहब ने क्या कहा है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो डॉपलर साहब ने दिया। कैसे दिया? उन्होंने ये कहा
कि मान लो आज आप इस जगह पर खड़े होकर दूर किसी सितारे को देखते हो, सितारे से भी लाइट एमिट हो रही है, मान लेते हैं लाइट सोर्स है। तो उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ खड़े होकर दूर किसी सितारे को देखता हूं, तो वहां से जो लाइट रेज आ रही हैं, मान लेते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एक्स है, मान लेते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एक्स है। 10 दिन के बाद उसी जगह पर खड़े होकर मैं उसी सितारे को देखता हूं, तो जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एक्स से कम हो चुकी है। और मुझे तो 10 दिन के अंदर किसी सोर्स से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर कम हो चुकी है, इसका मतलब इन 10 दिन के अंदर वो सितारा हमारे नजदीक आ चुका है या दूर जा चुका है? दूर जा चुका है। अरे किसी लाइट सोर्स से मिलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई है, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ चुका है। तो डॉपलर के इफेक्ट से कंफर्म होता है कि सितारे हमेशा हमसे दूर जा रहे हैं। इसका मतलब चीजें हमेशा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अरे समझो, चीजें हमेशा एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और चीजें दूर जा रही हैं, इसका मतलब कभी ना कभी तो पास रही होंगी। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? अरे चीजें दूर जा रही हैं, इसका मतलब है कभी ना कभी तो पास रही होंगी, और जब सारी की सारी पास रही होंगी तो क्या रही होगी? एक डेंस एंटिटी रही होगी। तुमने आपको समझा दिया कि डेंस एंटिटी रही होगी। अब आपके सामने पेश करता हूं बिग बैंग थ्योरी। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप नाराज हैं क्या? दिल्ली जाना है जी, सारे थोड़ा जाएंगे, मैं तो लेकर जाऊंगा, समझते हैं कुछ। आज बस कुछ प्यारी भरी बातें। पहला पेज चल रहा है अभी मॉडल का पहला पेज चल रहा है। आइए समझाता हूँ। अरे लेक्चर खत्म होने वाला है ना। इवोल्यूशन बस एक कहानी है। ये कहानी है 4 चीजों की। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, ब्रह्मांड में धरती के बनने की। अब ये दोनों कैसे बने, आइए समझते हैं। ब्रह्मांड कैसे बना होगा, ब्रह्मांड में धरती कैसे बनी होगी, यूनिवर्स कैसे बना होगा, यूनिवर्स में अर्थ कैसे बनी होगी, इसको समझाने की एक अटेम्प्ट कर रही है कौन सी थ्योरी? जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक डेंस एंटिटी रही होगी, और रही होगी ये मैंने आपको प्रमाणित कर दिया कि आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक डेंस एंटिटी रही होगी। इसमें एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना करने की कोशिश भी मत करना। एनसीईआरटी लिखती है ना कि वो जो एक्सप्लोजन था, इट वाज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। बस मान के चलो कि आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व एक डेंस एंटिटी रही होगी, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा, और उसकी वजह से डेंस एंटिटी डस्ट पार्टिकल्स के अंदर, ये हाइड्रोजन हीलियम के एटम्स के अंदर और गैशियस क्लाउड्स के अंदर बिखर गई होगी, और इसी के बिखरने से किसकी उत्पत्ति हुई होगी? यूनिवर्स की। तो इवोल्यूशन बस एक कहानी है। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की बन चुका है। अगर पूछा जाए ब्रह्मांड कब बना, आंसर जाएगा 20 बिलियन वर्ष पूर्व। अगर पूछा जाए कि ब्रह्मांड कैसे बना, उसको समझाने का काम कौन सी थ्योरी करती है? बिग बैंग थ्योरी करती है। अब ये कहानी है ब्रह्मांड में धरती के बनने की। समझो यूनिवर्स तो बन चुका है, पर उस यूनिवर्स के अंदर आखिर अर्थ कैसे बनी होगी, तो उसको समझाने का काम भी बिग बैंग थ्योरी करती है। आइए मैं आपको समझाता हूं। आपको ये तो पता होगा, जब थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है बेटा, ऐसा एक्सप्लोजन होता है जिसमें हीट बहुत ज्यादा निकलती है, तो उस समय तापमान बहुत ही ज्यादा रहा होगा। अरे मान के चलो उस समय तापमान बहुत ही ज्यादा होगा। जब सूतली बम फूटता है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, तो सेम कंसेप्ट है। अरे हम इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते बेटा। तो मान के चलो कि एक डेंस एंटिटी थी, इसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा, तो उस समय बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुई होगी, तो उस समय का तापमान बहुत ही ज्यादा रहा होगा। अब समझो, ये देखो मान लो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये एटम्स हैं, ये गैशियस क्लाउड्स बन चुके हैं, और इसी वजह से ब्रह्मांड बन चुका है। पर समझो उसमें तापमान बहुत ज्यादा रहा होगा, और जब तापमान ज्यादा रहा होगा तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, इनकी जो थर्मल वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होगी। आपने पढ़ा होगा थर्मल वेलोसिटी कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अरे उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा ना, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो जब टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, इनकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा रही होगी, तो इन्होंने जो है इस तरह से दूर भागना शुरू कर दिया होगा, सेंट्रीफ्यूगल। इसका मतलब ब्रह्मांड ने एक्सपेंड होना शुरू कर दिया होगा। तो एनसीईआरटी की लाइन है, द यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। तो यूनिवर्स आज भी फैल रहा है। तो जब ये एक्सपेंड होता चला जाएगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो जाएगा, और आज टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है। 30, 40, 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब धमाका हुआ होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा, थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा रही होगी, यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। पर जैसे जैसे समय बीतता चला गया होगा, टेम्परेचर कम होता चला गया होगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसके बाद लाइफ की हम पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अब समझना, मान लो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। अरे समझो व्हाट इज यूनिवर्स? डस्ट पार्टिकल्स हैं, एटम्स और गैशियस क्लाउड हैं। अब समझो, मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये दूर जा रहा है। मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये दूर जा रहा है। समझो, अरे पार्टिकल है तो कोई ना कोई मास तो होगा। फॉर एग्जांपल m1, अरे पार्टिकल तो मास तो होगा। मान लो ये कोई पार्टिकल है, इसमें तो मास होगा m2, और कोई भी दो पार्टिकल जिनके पास मास होता है, उनके बीच में एक यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, F = G m1 m2/r²। अरे पढ़ा है ना आपने ये? अरे समझो कि डेंस एंटिटी थी,
पता नहीं क्यों समझा रहा हूं आपको, एक डेंस एंटिटी थी, उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा, ऐसे डस्ट पार्टिकल्स, एटम्स और गैशियस क्लाउड्स बन गए होंगे, टेम्परेचर ज्यादा है तो इनकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये एक्सपेंड हो रहे होंगे, आज भी एक्सपेंड हो रहे हैं। अब ये पार्टिकल जा रहा है, ये पार्टिकल जा रहा है, इसके पास मास है, इसके पास मास है, तो जाते जाते इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये कंडेंस होने लगेंगे, ये आपस में मिलने लगेंगे, तो M1 M2 चिपक जाएंगे, फिर ये M3 को खींचेंगे, वो M4 को खींचेंगे, यानी क्या हुआ होगा, ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल्स आपस में कंडेंस होने लगे होंगे, और जब ये आपस में चिपकने लगे होंगे तो इनके चिपकने से बहुत सारी ऐसी कुछ लार्ज फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनने लगे होंगे, जिन्हें कहा जाता है नेबुला। क्या कहते हैं इनको? नेबुला कहा जाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी व्हाट इज नेबुला। अरे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे गैशियस क्लाउड जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पास आ चुके होंगे, तो एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनने लगी हुई, यानी कि नेबुला। मान लो इधर बन गया एक नेबुला, इधर बन गया 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 नेबुला। व्हाट इज नेबुला? लार्ज फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। अब वो क्या हो रहा है, ये सारे नेबुला इधर जा रहे हैं, ये सारे नेबुला इधर जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, ये सारे नेबुला इधर जा रहे हैं, ये सारे नेबुला इधर जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये सारे नेबुला ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सारे नेबुला एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सारे नेबुला एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सारे नेबुला एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो सारे नेबुला जो एक डायरेक्शन में जाते हैं, उनके ग्रुप को कहा जाता है गैलेक्सी। क्या कहा जाता है उनको? गैलेक्सी। तो समझो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है। तो मैं कह सकता हूँ यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। नहीं आएगा सौ में? एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, चेक तो कर, ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज यूनिवर्स। चेक तो कर बेटा, बीचों बीच हेडिंग लिखा हुआ है व्हाट इज यूनिवर्स, उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है द यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। अरे ये गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी कौन सी? मिल्की वे। तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी होंगी ना, तो समझो ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी। तो आप देख सकते हो इतनी सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती है? ये बनाती है यूनिवर्स। तो एनसीईआरटी कहती है व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। अगर देखा जाए गैलेक्सी में क्या है, तो गैलेक्सी का मतलब क्या है? बहुत सारे नेबुला। मुझे तो नेबुला का मतलब क्या है? नेबुला के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, एटम्स है और गैशियस क्लाउड्स हैं। तो आप पढ़ो, देखो लिखा हुआ है द यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, फुल स्टॉप। फिर लिखा हुआ है गैलेक्सी, गैलेक्सी कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। मैं आपको और समझाता हूँ, समझे। तो क्या हुआ, आप जाग रहे ना बेटा, एक डेंस एंटिटी थी, इसमें एक्सप्लोजन हुआ, डस्ट पार्टिकल्स, एटम्स और गैशियस क्लाउड्स बने और ब्रह्मांड बन चुका है। पर ब्रह्मांड में क्या है? बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। अब समझो गैलेक्सी में क्या है? बहुत सारे नेबुला। अब मान लो ये एक नेबुला, समझो वो तो अभी भी जो है ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रहा होगा ना, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रहा होगा ना, ये मास है, ये मास है, आपस में कंडेंस होंगे। तो क्या हुआ, इसी नेबुला के अंदर अब बहुत सारे स्ट्रक्चर कंडेंस होंगे और इनके कंडेंसेशन से क्या बनने लगे होंगे? स्टार्स बनने लगे होंगे। क्या बनने लगे होंगे? स्टार्स बनने लगे होंगे। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स में क्या है? बहुत सारी गैलेक्सीज। गैलेक्सी में क्या है? बहुत सारे नेबुला। नेबुला में क्या है? नेबुला के अंदर स्टार है, डस्ट पार्टिकल्स है, गैशियस क्लाउड्स है। क्या वो समझ में आ रहा है क्या? आप समझाना, अब समझो। मान तभी पता है, चलो मैं आपको नहीं समझा रहा, एस्ट्रोफिजिक्स की हाई लेवल की किताबें लिखती है। मुझे तो एक नेबुला में कितने स्टार हैं? एक ही है बेटा। नॉर्मली एक नेबुला में एक ही स्टार बनता है, तभी तो हायर ऑथर्स की किताबें लिखती है द डेथ ऑफ वन नेबुला रिप्रेजेंट्स द डेथ ऑफ वन स्टार। जब किसी एक नेबुला की मौत होती है तो एक सितारे की मौत होती है। भूल जाएं, बस इतना याद रखें, यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। और एनसीईआरटी के हिसाब से गैलेक्सी कंटेन स्टार्स, डस्ट पार्टिकल्स, गैशियस क्लाउड। एनसीईआरटी में नेबुला शब्द नहीं है। अब समझो, हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में क्या है? बहुत सारे नेबुला। तो एक नेबुला में कितने स्टार बनते हैं? एक बनता है। अब कमाल की बात क्या है, हमारी इस गैलेक्सी में बहुत सारे नेबुला, उनमें से एक नेबुला ऐसा था, उनमें से एक नेबुला ऐसा था जिसमें जो सितारा बना वो बहुत ही गर्म बना, और वो जो गर्म सितारा बना उसी को हम नाम देते हैं सन। क्या नाम देते हैं? सन। बेटा सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार। पता ना आपको, ये सूरज कुछ और नहीं है, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार ही तो होता है। तो समझो यूनिवर्स का मतलब है बहुत सारी गैलेक्सी। समझने की कोशिश करो, गैलेक्सी में जो है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, गैलेक्सी में बहुत सारे नेबुला हैं। नेबुला में एक सितारा बनता है, पर हमारी इस गैलेक्सी में एक नेबुला ऐसा था जिसका सितारा बहुत गर्म बना, तो उस गर्म सितारे को हमने क्या नाम दे दिया है? सन नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? सन। अब समझो
इस सन, इसको कह देंगे सोलर नेबुला, ऐसा नेबुला जिसका स्टार जो है वो सन है, तो हम कह देंगे सोलर नेबुला। अब समझो, इसके चारों तरफ भी डस्ट पार्टिकल हैं, अभी भी ग्रेविटेशन तो चल रहा होगा ना, वो आपस में कंडेंस होंगे, और कंडेंसेशन से इस सूरज के चारों तरफ क्या बनने लगे होंगे, प्लैनेट्स बनने लगे होंगे। क्या बनने लगे होंगे, प्लैनेट्स बनने लगे होंगे, जैसे कि मरकरी बनने लगा होगा, जस्ट इमेजिन। वैसे इमेजिन करना मत, एनसीईआरटी कहती है अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। अरे मरकरी बनने लगा होगा, वीनस बनने लगा होगा, अर्थ बनने लगा होगा। मुझे बचपन में याद करवाया गया था, माय वेरी एफिशिएंट मेमोरी जस्ट स्टोर अप 9 प्लैनेट्स। ये सीक्वेंस है प्लैनेट्स की, सूरज से दूरी बढ़ने की। सबसे पास होता है मरकरी, क्या समझा रहा हूँ, फिर वीनस होता है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो को आजकल जो है प्लेनेट नहीं माना जाता है। तो मुझे ऐसे याद था, माय वेरी एफिशिएंट मेमोरी जस्ट स्टोर अप 9 प्लैनेट्स। यानी कुल मिला के व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या आते हैं, बहुत सारे नेबुला। नेबुला में क्या आते हैं, स्टार, डस्ट पार्टिकल्स, एटम्स एंड गैसियस क्लाउड। हमारी गैलेक्सी में एक नेबुला ऐसा था जिसका सितारा सूरज बना, तो उसको हमने कहा सोलर नेबुला। और इसी सोलर नेबुला में सन के चारों तरफ क्या बने, प्लांट्स, क्या बने, प्लैनेट्स बने। और सन के साथ ये जो प्लैनेट्स बने, इस पूरे को कहा जाता है सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, सोलर सिस्टम कहते हैं। और ये पूरा सोलर सिस्टम कब बना है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। कब बना है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। समझो, मैं कह सकता हूं सोलर नेबुला कब बना, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। मैं कह सकता हूं सोलर सिस्टम कब बना, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। तो मैं कह सकता हूं इस सोलर सिस्टम में धरती कब बनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो इवोल्यूशन क्या है, बस एक कहानी है ना बेटा। ये कहानी है 4 चीजों की, ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की। बन चुका है 20 बिलियन ईयर्स अगो, क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। ये कहानी है ब्रह्मांड में धरती के बनने की, बन चुकी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। मुझे तो आज जो हमारी धरती है, क्या इसके चारों तरफ आपको एटमॉस्फेयर मिलता है। और व्हाट इज एटमॉस्फेयर, धरती के सरफेस पर जो गैसेस का मिक्सचर है उसको तो हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। पर समझो, उस समय जब धरती बनी होगी, टेम्परेचर ज्यादा था या कम था, ज्यादा था। अरे समझो 4.5 बिलियन वर्ष टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इसके सरफेस पर जितने भी गैसेस थी उनकी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ये वर्ड सुना क्या, एस्केप वेलोसिटी, तो उनकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होती थी, तो वो अर्थ के सरफेस पर ठहरती नहीं होगी। अरे गैसेस बनती होंगी, दूर एस्केप हो जाती होंगी। तो उस समय जब धरती बनी होगी, उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर नहीं था। वो एटमॉस्फेयर जो है वो बाद में बना है, वो हम अगली क्लास में बनाएंगे। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, यानी जो सबसे पुरानी धरती बनी उस पर एटमॉस्फेयर नहीं था, वो जो है बाद में बना। कहाँ लिखा हुआ है, पन्ना पलटो तो सही बेटा, पन्ना पलटो, पेज नंबर 170 पर ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं मिलेगा। देखो पेज नंबर 100 पहला बिंदु पढ़ो, लिखा हुआ है देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्ली अर्थ, इट वाज फॉर्म्ड लेटर। अब मुझे एक चीज देख के बताओ, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स। अगर इस यूनिवर्स की साइज के हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ, ये अर्थ क्या है, बस एक डॉट ही तो है। अरे यार बेटा, ये यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स में अगर आप अर्थ को देखो तो अर्थ क्या है, बस एक डॉट ही तो है। डॉट का मतलब है स्पेक है, एनसीईआरटी का वर्ड है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं द यूनिवर्स इज वास्ट, जो ब्रह्मांड होता है बहुत ही विशाल होता है। तो एनसीईआरटी लिखती है कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, मैं अल्फाबेट्स तक चेंज नहीं करता, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, द अर्थ इज इंडीड ए स्पेक, इट मींस द यूनिवर्स इज वास्ट। पिछले पेज पर वापस आइए, पेज नंबर 169 पर, वहां बीच में हेडिंग लिखा हुआ था व्हाट इज यूनिवर्स। उस व्हाट इज यूनिवर्स में देखो कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स। मिला क्या, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कंसिडरिंग द साइज। सेकंड पॉइंट देखो लिखा हुआ है कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड ए स्पेक, इसमें मतलब डॉट, इट मींस द यूनिवर्स इज वास्ट। इवोल्यूशन क्या है, बस एक कहानी है बेटा, ये कहानी है। एनसीईआरटी कहती है दिस इज ए स्टोरी, ये कहानी है 4 चीजों की। 2 चीजें हो चुकी, ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, बन चुका है 20 बिलियन ईयर्स अगो, क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। ये कहानी ब्रह्मांड में धरती के बनने की, बन चुकी है 4.5 ईयर्स अगो, क्रेडिट वंस अगेन गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। वो अलग बात है कि अभी जो धरती बनी है उस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वो हम अगली क्लास में बनाएंगे। अभी कहानी उस धरती पर पहले जीवन के बनने की है। आज जीवन कैसे बनता है हमें मालूम है, रिप्रोडक्शन होता है, जीवन बनता है, पर ये कहानी धरती पर पहले जीवन के बनने की, और धरती पर पहला जीवन कैसे बना होगा।
जब ब्रह्मांड में पहला जीवन कैसे बना होगा, ये भी ब्रह्मांड के इतिहास में एक अद्भुत घटना मानी जाती है. इट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. एनसीईआरटी की लाइन है, पन्ना पलटे पेज नंबर 170. पेज नंबर 170 पर हेडिंग लिखा हुआ है ऊपर, ओरिजिन ऑफ लाइफ. मिला क्या बेटा? और जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के नीचे पहला बिंदु लिखा हुआ है नीले रंग में, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. आप जाग तो रहे ना? मैं पानी पी सकता हूं क्या? मॉडल का भी एक पेज हुआ है. मैं पढ़ाता ज्यादा नहीं हूं, समझाता ज्यादा हूं ना. इतना अजीब हूं नहीं मैं. धीरे धीरे आपको ठीक लगूंगा ना. आज तो पहली क्लास है ना. आप मुझे अजीब मत लगना. मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा और आपको बहुत बुरा लगेगा. कहाँ गए हमारे एमजे सर? इतिहास गवाए. गुड मॉर्निंग बच्चों. इवोल्यूशन बस एक कहानी है नजरें सामने. ये कहानी कितने चीजों की है? ये कहानी है यूनिवर्स के बनने की. बन चुका है 20 बिलियन ईयर्स को, बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड. ये कहानी है यूनिवर्स में अर्थ के बनने की. बन चुकी है 4.5 ईयर्स को. क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड. हालांकि अभी एटमॉस्फेयर नहीं बना है, अगली क्लास में बनेगा. अब ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की. अब धरती पर जीवन कैसे आया होगा, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने 5 थ्योरीज पेश करूंगा. कितनी थ्योरीज? 5 थ्योरी. यानी अब जो भी थ्योरीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये यूनिवर्स का ओरिजिन नहीं बताएगी या अर्थ का ओरिजिन नहीं बताएगी, उसको बताती है बिग बैंग थ्योरी. ये पांचों थ्योरी किसका ओरिजिन बताएंगी? लाइफ का ओरिजिन. तो आप देखिए हेडिंग लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ. उसमें 5 थ्योरीज के नाम चेक कर लो. पहला लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. अगला लिखा हुआ है कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी. अगला लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी. अगला लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. और राइट साइड वाले पेज पर लिखा हुआ है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी. मुझे इतना बता दो, ये जो पांचों थ्योरी हैं आपको क्या समझाने की कोशिश करेंगी? द ओरिजिन ऑफ लाइफ. अब जाहिर सी बात है 5 थ्योरी हैं, इसका मतलब जो शुरुआत की 4 थ्योरीज होंगी वो सक्सेसफुली हमको ये नहीं बता पाएगी कि धरती पर पहला जीवन कैसा है. और अगर पहली थ्योरी बता देती तो दूसरी की जरूरत क्या पड़ती? इसका मतलब पहली थ्योरी गलत होगी, दूसरी गलत होगी. आपको समझ में आ रहा है क्या? पर हाँ, हम रेस्पेक्ट के साथ सारी थ्योरीज को सुनेंगे, रेस्पेक्ट के साथ तमाचा मारेंगे और फिर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे. गुड मॉर्निंग बच्चों. तो आज आपके सामने पहली थ्योरी पेश कर रहा हूं. 11:40 से पहले नहीं छोड़ूंगा. पहली थ्योरी पेश कर रहा हूं, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. मुझे इतना बता दो, ये थ्योरी क्या समझाने की कोशिश करेगी? ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ. अरे इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्स्ट. आज लाइफ कैसे आती है हमें मालूम है, रिप्रोडक्शन. पर हम ये जानना चाहते हैं कि धरती पर पहला जीवन कैसे आया होगा. तो उसको समझाने के लिए आपके सामने पहली थ्योरी पेश कर रहा हूं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. मुझे इतना बताइए, ये थ्योरी सही होगी गलत होगी? पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप चेक करो, उसमें नीले रंग में बहुत कुछ लिखा हुआ है. मतलब एनसीईआरटी का ये. तो रेस्पेक्ट के साथ सुनेंगे, रेस्पेक्ट के साथ तमाचा मारेंगे, अगली थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे. तो ये पहली थ्योरी आपके सामने पेश कर रहा हूं, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. सुनना, पहले कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ ना. सब फैक्ट्स होते हैं, हम जैसे टाइम पास नहीं करते ना. ये जो थ्योरी है ये माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है. चेक करो, पहली लाइन में आपको लिखा होगा, नहीं मिल जाएगा. इट इज ए माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी. मिला क्या? अरे काले रंग में लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में लिखा हुआ है ये माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है. माइथोलॉजी का मतलब होता है धार्मिक विचारधाराओं पर आधारित है. यानी ये जो थ्योरी है ये धर्म के हिसाब से चलेगी. एमजे सर की एक बात याद रखना, धर्म और साइंस एक साथ नहीं चलते. पता है ना आपको ये? तुम डॉक्टर बनने आए हो, पंडित बनने आए हो? तो क्लास के अंदर हम धर्म को यहाँ रखेंगे, साइंस को यहाँ रखेंगे. पर चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो क्लास के बाहर निकलते ही हम साइंस को यहाँ रखेंगे, धर्म को यहाँ. तुम समझ रहे हो ना? हमें सरवाइव भी तो करना है. हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो बाहर जाकर ये नहीं बोलना है कि धर्म कुछ नहीं होता है. धर्म में सब कुछ होता है, पर क्लास के अंदर जो है हम साइंस को इंपॉर्टेंस देंगे. एग्जाम साइंस से निकलेगा, नजरें सामने सुनेगा ना. देखो लिखा हुआ है ना, ये माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी है, यानी ये धार्मिक विचारधाराओं पर चलती है. यानी कि पंडित जी के हिसाब से, पादरी के हिसाब से, मौलवियों के हिसाब से, संत के हिसाब से, साधुओं के हिसाब से वो आपको क्या समझाएंगे कि धरती पर पहला जीवन कैसा है. चलो मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ. ये सब फैक्ट से मैं टाइम पास नहीं करता, बाकी एनसीईआरटी समझा ही दूंगा. जैसे कि धर्म क्या कहता है, जैसे हिंदू धर्म क्या कहता है.
हिंदू धर्म से आप पूछो ना, तो हिंदू धर्म ये कहता है कि भाई साहब, ये जो भी ब्रह्मांड आप देखते हो, ये जो भी यूनिवर्स आप देखते हो, ये कुछ और नहीं है, ये हमारे भगवान ब्रह्मा जी का स्क्रॉटल सैक है। व्हाट इज स्क्रॉटल सैक? जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, समझें। ये हिंदू धर्म क्या कहता है, पहले मैं आपको समझा रहा हूं। मैं धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करता हूं, साइंस के साथ तो बिल्कुल नहीं करता हूं, हम हिंदुस्तानी ना, पर ठीक है, रेस्पेक्ट के साथ सुनेंगे, रेस्पेक्ट के साथ तमाचा मारेंगे। फिर हम पांचवी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं अगली क्लास में। समझो ये थ्योरी क्या कहती है। माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी है, यानी धर्म हमें बताएगा कि धरती पर पहला जीवन कैसा है। आइए समझते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म क्या कहता है। हिंदू धर्म ये कहता है कि भाई साहब, ये जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे भगवान ब्रह्मा जी जो हैं